साथियों, किसानों और मजदूरों की हकों की लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही है। ऐसे ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। हम बात कर रहे हैं किसान मसीहा सर छोटू राम जी की। कहते रह जाकर किसान आता है खान जोगे दाने राख कर बाकी सारी कणक का आग ला दो। सर छोटू राम जी भी अपने परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। इसी वजह से लोग उनको छोटू कह के बुलाते थे। नाम के आगे सर क्यों लगता है? सर अंग्रेज सरकार के द्वारा दी गई उपाधि होती है जिसको नाइटहुड हम बोलते हैं। इनकी एक सभा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। करीब 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे उस सभा में। उस समय मायने रखते इतनी ज्यादा सभाओं में। वो उस टाइम इतने बड़े लीडर थे। 10,000 क्या, अगर वो चाहते तो लाखों लोग भी इकट्ठे हो सकते। उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया था, जाट गज़ट। चौधरी छोटू राम जी के लिए जाट का मतलब जमींदार था, कोई जाट जाति विशेष नहीं था। तो चुनाव कब लड़ा था पहले उन्होंने अपने जीवन में? अपना पहला चुनाव 1931 में लड़ा और उस चुनाव में वो हार गए थे। जाट स्कूल की स्थापना भी शायद सर छोटू राम जी ने ही की थी। रिसेंटली जो अब किसान आंदोलन हुआ है, छोटू राम जी ने भी कहा था उस टाइम भी कि हे बोले किसान, तुम 2 चीज सीख ले। एक बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। मोहम्मद अली जिन्ना को पंजाब से कान पकड़ के बाहर निकाला था। शायद 47 तक सर छोटू राम होते तो देश का बंटवारा शायद ना होता। यह कहानी है उस किसान मसीहा की जिसने बोलना भी आवा था, दुश्मन पिछाड़ना भी आवा था और दुश्मन पिछाड़ के कोण में लाना भी आवा था। नमस्कार साथियों, किसानों और मजदूरों की हकों की लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही है। समय समय पर बहुत से क्रांतिकारियों ने इन हकों की लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया। ऐसे ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने अपने संघर्ष और अपने क्रांतिकारी जीवन और क्रांतिकारी सोच की वजह से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान मसीहा सर छोटू राम जी की। किसान मसीहा सर छोटू राम जी के जीवन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज बांबू जी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के बतौर प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं स्टार टॉक्स टीम का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आज ऐसी महान विभूति के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात करेंगे उस दिन की, उस सौभाग्यशाली पल की जिस दिन एक ऐसी महान शख्सियत का जन्म हुआ जिन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल संघर्ष ही किया। उस समय के पंजाब की जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, उस रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आजकल झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गढ़ी सांपला गांव में श्री छोटू राम जी का जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 के दिन। जी जी। और वो एक जाट परिवार से थे और एक गरीब परिवार से थे। जी जी। उनके पिताजी का नाम सुखीराम जी था और उनके दादाजी के पास 10 एकड़ ज़मीन थी। उस ज़माने में रोहतक में पानी का इतना साधन नहीं था, बंजर भूमि थी। बंजर भूमि थी। तो उनका बचपन थोड़ा मुश्किल हालातों में ही गुजरा है और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है जी, वो शुरुआत की पढ़ाई झज्जर से की, 8वीं की, और उसके बाद में वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। जी जी। दिल्ली से ही उन्होंने 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो आगरा चले गए, जहाँ से उन्होंने LLB की। डॉक्टर साहब, आज तो हम देखते हैं कि पर किलोमीटर पे कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। उस समय तो ना इतने साधन थे ना संसाधन थे, और जो स्थिति थी वो भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, आर्थिक तौर पे लगा लो या अन्य किसी उस पर। तो कैसे मैनेज करते थे, किन किन परेशानियों का सामना उस समय सर छोटू राम जी को करना पड़ा? जैसे किसी भी चीज़ का अगर लाइफ में अभाव होता है जी, और
अगर मन में इच्छा प्रबल होती है तो अभाव वाला व्यक्ति प्रबल इच्छा की वजह से ज़्यादा अचीवमेंट करता है। और सर छोटू राम जी भी अपने परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, इसी वजह से लोग उनको छोटू कह के बुलाते थे। और जब उनका नाम स्कूल में लिखवाया गया तो छोटू राम ही लिखवा दिया गया, जबकि उनका जो शुभ नाम था वो कुछ और था। हाँ, जबकि उनका जो शुभ नाम था वो राम रिछपाल था, लेकिन छोटू राम लिखवा दिया और वो इतिहास बन गया। इतनी बड़ी विभूति का नाम वही छोटू राम के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अभाव में पढ़ाई शुरू की, और आप ये देखो कि उस टाइम आने जाने के साधन भी नहीं थे। बिल्कुल। और उनके गांव से, गढ़ी सांपला गांव से 24 किलोमीटर की दूरी है, जिसको उस ज़माने में कोस में बोलते थे, 12 कोस। जी जी। तो वो 12 कोस जाने के साधन भी नहीं थे, तो मोस्ट प्रोबेबली तो वो पैदल ही गए होंगे। बिल्कुल, उस समय तो शायद साइकिल वगैरह भी इतनी नहीं साइकिल वगैरह भी उतने नहीं थे। और अभाव में तो वो आप ये देखो कि रोजाना इतनी दूर जाके भी पढ़ाई की। और जब उन्होंने 8वीं की तो वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे। अच्छा जी। और इसी वजह से उनके पिता ने सोचा कि बच्चे को आगे पढ़ाया जाए, और आगे पढ़ाने के लिए वो जब एक लाला से उधार लेने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि उनको एक पंखा की डोरी पकड़ा दी, और ये बिना कहे ही उनको ये था कि भाई पहले मेरे पे पंखा जलो, तो फिर मैं सोचूंगा भाई मुझे उधार देना है या नहीं देना। तो वो युवा छोटू राम को वो बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने वो लाला जी को का विरोध किया, और वहीं से समझ में आ गया कि वो उसी दिन से उनको ये समझ में आ गया कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, मेरे परिवार को या मुझे कभी इस तरह से उधार लेने के लिए ना खड़ा होना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की। और उस टाइम माँ बाप कहते भी थे कि अगर आपने कुछ बनना है तो अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ढंग से करो। तो इसी वजह से शायद वो ज़्यादा अचीव कर पाए। और हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी है, परमात्मा उनकी रगों में बचपन से ही वो खून उनकी रगों में डाल देता है। तो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा विरोधात्मक हड़ताल की थी स्कूल के समय में, अपने बचपन के समय में। वो घटना क्या थी? वो जो दिल्ली का उनका स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल, उसमें वो बोर्डिंग स्कूल होता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूर दूर से आके पढ़ाई करते थे जी। तो बोर्डिंग स्कूल में वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो हॉस्टल की व्यवस्था के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्राइक कर दी, और वो स्ट्राइक में वो जीते भी। अच्छा जी। तो इसी वजह से उनके दोस्त उनको रॉबर्ट जनरल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि रॉबर्ट जनरल जो हैं वो अमेरिका के जो गृह युद्ध के समय जनरल होते थे जी। तो जिस स्टाइल से उन्होंने छोटू राम जी ने विरोध किया तो उनको वो फिर रॉबर्ट जनरल की उपाधि मिल गई। और नाम के आगे सर क्यों लगता है? सर अंग्रेज सरकार के द्वारा दी गई उपाधि होती है, जिसको नाइटहुड हम बोलते हैं। जी जी। तो जो व्यक्ति किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री का है जी, और कॉमनवेल्थ कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ कभी ना कभी अंग्रेज शासन रहा हो, तो अंग्रेजी शासन क्या करता है कि किसी भी फील्ड में कोई अच्छा काम करता है तो उस तरह उसको उपाधि देते हैं, नाइटहुड कन्फर करना बोलते हैं उसको। और जिसको नाइटहुड कन्फर किया जाता है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। जैसे अपने देश में भी जो राजकीय सम्मान है, जैसे भारत रत्न है, जो अपने पद्मश्री जी जी है ना, पद्म विभूषण, तो ठीक उसी तरह से वहाँ पे वो नाइटहुड है। और इनको पंजाब गवर्नमेंट में मिनिस्टर के रूप में जो उन्होंने डिफरेंट एक्ट पास करवाए और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो उन्होंने काम किया, उसके लिए 1937 में अंग्रेज सरकार ने सर की उपाधि दी और वो नाइटहुड दी थी। और हमने पढ़ा कि आर्य समाज से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव था, और इनकी एक सभा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो राजस्थान के सीकर में। और हमने देखा कि उसमें जनेऊ का वितरण भी किया, देसी घी का भी। वो सभा क्या थी?
राजस्थान में करीब करीब 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे उस सभा में। और उस सभा में जो वहाँ जो जमींदारी प्रथा थी जी, उस जमींदारी प्रथा का विरोध करने के लिए उन्होंने आर्य समाज के झंडे के नीचे उस सभा को एकत्रित किया था। और जहाँ पर 10,000 के करीब किसान, जिसमें ज़्यादातर जाट ही थे, वो इकट्ठे हुए। इन्होंने वहाँ जनेऊ बंटवाए, देसी घी बंटवाया, और साथ में क्योंकि छोटू राम जी पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव था, आर्य समाज का प्रभाव था, तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी वहाँ पे चर्चा की। उस समय मायने रखते इतनी ज़्यादा सभाओं ना, क्योंकि ना बास ना कार किस तरह से एकत्रित हुए होंगे। चौधरी साहब बहुत अच्छा बोलते थे और दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, तो ये तो मतलब उनका जो बोलने का तरीका, लोगों से जो उनकी मतलब लोगों को इज्जत देने का तरीका, उसकी वजह से ही ये संभव हो पाया। और वो उस टाइम इतने बड़े लीडर थे कि 10,000 के अगर वो चाहते तो लाखों लोग भी इकट्ठे हो सकते थे। और एक अपने लेखनी के माध्यम से वो हमेशा ही प्रहार करते थे प्रशासन पे भी, सरकारों पे भी। तो उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया था, जाट गजट। उसकी विभिन्न लेखनियाँ प्रसिद्ध भी हुई है। तो वो क्या उसके पीछे का रीज़न था? जाट गजट को चौधरी छोटू राम जी ने अपनी लेखनी की प्रतिभा दिखाने के लिए यूज किया जी। और साथ ही साथ जाट जो नौजवान थे उनको ज़िंदगी के नुक्ते देने के लिए भी यूज किया है। और वहाँ चौधरी छोटू राम जी के लिए जाट का मतलब जमींदार था, कोई जाट जाति विशेष नहीं था। जो भी मजदूर है, जो भी खेती करता है, वो उनके बारे में वो उस जाट गजट में लिखते थे। और साथ ही साथ वो पर्यावरण के लिए भी मोर बचाओ एक लेख उन्होंने लिखा। और क्योंकि गुड़गांव के डीसी ने जो थे, अंग्रेज डीसी थे, उन्होंने मोर का शिकार करने की उनकी आदत थी। तो लोगों ने जब चौधरी साहब को आके बताया तो उन्होंने जाट गजट में एक लेख लिखा। और उस लेख के बाद सारे अफसरों ने डीसी को समझाया कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, छोटू राम जी के पीछे लोग बहुत ज़्यादा हैं और आप ये अपनी गलती मानो। तो उन्होंने फिर जो डीसी ने अपनी गलती मानी और ये लिखा कि भाई मुझे नहीं पता था कि हिंदू लोग मोरों को बचाने के लिए इतना काम करते हैं, वो इतना उसका ध्यान रखते हैं। तो ये मेरी गलती है और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और आगे से कभी भी मैं मोर का शिकार नहीं करूँगा। इसी तरह से उनका एक लेख था ठगी का बाज़ार, जिसमें उन्होंने साहूकार किस तरह से ज़मींदारों को या किसानों को या मज़दूरों को किस तरह से लूटते हैं, तो उसके बारे में लिखा। तो इस तरह के लेख उनके लगातार जाट गजट में आते रहते थे, हमेशा किसानों के हक में और मज़दूरों के लिए। हाँ, किसानों के, मज़दूरों के हक में, फिर जो नौजवानों के उनको क्या करना चाहिए, उन सारी बातों के लिए उनके लेख हमेशा आते रहते थे। 2 विश्व युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए हैं, एक प्रथम और द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही ज़्यादा भूमिका दिखाई दे रही थी सर छोटू राम जी की, वो क्या थी? असल में सर छोटू राम जी का जो राजनीतिक शुरुआत हुई वो 1916 में कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में हुई थी। जी जी। लेकिन 1919 में जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो छोटू राम जी को एक चीज़ समझ में आई कि मेरे इलाके के जो लोग हैं वो तो खेती मजदूरी करते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो असहयोग आंदोलन करेंगे तो सरकार उनकी ज़मीनें छीन लेगी। बिल्कुल। दूसरा, इनकी ज़मीनों में इतनी पैदावार नहीं होती है, बंजर ज़मीनें, बंजर ज़मीनें हैं, तो इनको नौकरी भी करना चाहिए। तो अगर ये विरोध करेंगे तो सरकार इनको नौकरी भी नहीं लगाएगी। और अंग्रेज़ों को उस समय सेना में बहुत ज़्यादा लोगों की भर्ती की आवश्यकता थी। जी।
तो उस समय जो छोटू राम जी ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ के अपनी जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो अपनी विचारधारा की पार्टी वो स्थापित की और साथ ही साथ बहुत सारे नौजवानों को अंग्रेजी फौज में भर्ती करवाया और संख्या ये बताई जाती है कि 22,144 लोग उन्होंने एक ही साल में अंग्रेजी फौज में भर्ती करवा दिए। तो यही लोग बाद में जब 1942 की बात आई तो जो अंग्रेजी फ़ौज को छोड़ के आज़ाद हिंद फ़ौज में गए और वो तो सबको पता है, वो आज़ाद हिंद फ़ौज का इतिहास पता है, एक अहम योगदान और था। उनका अहम योगदान है हमारी भारत की आज़ादी के लिए। बिल्कुल सर, छोटू राम जी का राजनीतिक करियर तो 1916 में ही शुरू हो गया था, तो चुनाव कब लड़ा था पहले उन्होंने अपने जीवन में? सर छोटू राम जी ने अपना पहला चुनाव 1931 में लड़ा जी जी, और उस चुनाव में वो हार गए थे। पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी वो इस तरह से नहीं होती थी जैसे आज की तरह। उस ज़माने में शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग थी, ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग थी, और जो वोट का अधिकार था वो भी सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। अच्छी ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन लोगों के पास ज़मीनें होती थी उन्हीं को वोट का अधिकार होता था, और जिनके पास काफ़ी अधिक ज़मीन होती थी वही लोग चुनाव लड़ सकते थे। तो चौधरी साहब को चुनाव लड़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें उनके नाम करवा दी ताकि वो चुनाव लड़ सके। इतने लोकप्रिय थे वो, इतने लोकप्रिय थे। और बाद में जब वो चुनाव जीत गए, उसके बाद में वो मंत्री भी रहे, तो उन्होंने वो सारी ज़मीनें जिन जिन लोगों ने उनके नाम करवाई थी, चौधरी साहब के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, वो सारी ज़मीनें उन्होंने वापस उन्हीं लोगों के नाम करवा दी थी। तो 1934 में वो चुनाव जीते और उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे और वो मंत्री भी रहे, राजस्व मंत्री रहे। सामाजिक कार्य तो बहुत करते थे। उन्होंने जाट स्कूल की स्थापना भी शायद सर छोटू राम जी ने ही की थी। वो जब वकालत उन्होंने शुरू की थी आगरा में जी, और आगरा के आसपास, मेरठ और आगरा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में वो काफ़ी घूमे जी। जब उन्होंने देखा कि जो किसान परिवार हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही इलाके में आके काम शुरू करूं। और फिर उन्होंने रोहतक शिफ्ट कर लिया और रोहतक में आके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और 1912 में वो रोहतक आए थे और 1913 में ही उन्होंने आर्यवैदिक स्कूल के नाम से उसको शुरुआत की थी। तो 1913 में ही जाट स्कूल की शुरुआत कर दी। आज जाट स्कूल के साथ साथ जाट कॉलेज उसी संस्था का पार्ट है। आज बहुत सारे बच्चे गरीब परिवारों के बच्चे उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। विभिन्न कानून जो अधिनियम थे उस समय में वो भी उन्होंने लागू करवाए थे, जैसे कर्जा मुक्ति वाला, ज़मीन जो गिरवी थी उनको मुक्त कराना। चौधरी साहब के द्वारा बनाए गए जो विभिन्न अधिनियम है मैं आपको क्रमवार बताता हूँ। 1934 में उन्होंने पंजाब ऋण राहत अधिनियम पास करवाया। जी जी, उसमें जितने भी जो लोग मतलब जिनका ऋण था और वो अगर अपने ऋणों से डबल पैसा उन्होंने अगर साहूकार को वापस चुका दिया जी, तो उनका ऋण एक एप्लीकेशन डीसी को देने से माफ़ हो सकता था। उनका सिर्फ उनको ये बताना था कि भाई जितना मैंने ऋण लिया है उस ऋण से डबल मैं चुका चुका हूँ। जी जी, तो उसमें वो ऋण माफ़ हो जाता था। दूसरा अधिनियम जो 1936 में आया, पंजाब देनदार संरक्षण अधिनियम, उस अधिनियम में जो बातें थी वो इस तरह की थी कि जैसे जो इम्पोर्टेंट एसेट है एग्रीकल्चर की जी, जो एग्रीकल्चर चलाने के लिए जैसे बैल है, गाड़ियां हैं, उनकी कुर्की उन्होंने उस अधिनियम के थ्रू बंद करवा दी थी। जी जी, तीसरा एक अधिनियम था पंजाब किराएदारी अधिनियम। जी, ये 1938 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ
और ये एक ऐसा अधिनियम था जो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से, यानी कि 1901 से लेके 1937 तक जितनी भी ज़मीनें लोगों की कुड़क हुई थी जी ऋण ना चुका पाने की वजह से, वो सारी की सारी ज़मीनें उन किसानों को रिस्टोर करवा दी गई थी कि सिर्फ ये बता के कि आपने अपना जितना ऋण लिया था उससे दुगना पैसा चुका दिया है, तो वो प्रूफ दो, और सारी की सारी ज़मीनें उनकी लोगों की रिस्टोर हो गई थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वो 36 साल पहले 1901 से अब तक जो, हाँ 1901 से लेके 1937 तक जितनी भी ज़मीनें कुड़क हुई थी वो सारी की सारी रिस्टोर करवा दी गई थी इस अधिनियम में। ये बहुत बड़ा अधिनियम था। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ एक और अधिनियम जो पंजाब भू राजस्व संशोधन अधिनियम था, इस कानून में जो भू राजस्व की जो प्रणाली है जी जी, उसको आसान बनाया गया और लोगों के को समझ में आया कि मेरी किस तरह की ज़मीन है, उसमें मुझे कितना सरकार को टैक्स देना है। तो लोग खुद भी पता कर सकते थे कि भाई मेरी ये इस लेवल की ज़मीन है और इसका मेरा इतना टैक्स बनता है, और इसमें टैक्स कम भी किया गया। और एक और अधिनियम जो मतलब मंडी बोर्ड का जो अधिनियम है वो भी छोटू राम जी ने पास करवाया। और जो रिसेंटली जो अब किसान आंदोलन हुआ है जी जी, वो लोगों को ऐसा लगा कि सरकार जो नए कृषि कानून लेके आ रही है उससे वो जो मंडी बोर्ड का जो अधिनियम है हाँ हाँ, वो निरस्त हो जाएगा और मंडियां ख़त्म हो जाएगी, इसलिए लोगों ने विरोध किया। जी जी, मेन कारण यही था उसका विरोध करने का। जबकि सरकार तो लोगों को मंडियों के साथ साथ बाहर भी अगर वो ज़्यादा कीमत पर उनका माल बिके कहीं भी तो उसको बेचने का एक जरिया दे रही थी। जी जी, लेकिन क्योंकि समझा ऐसे दिया गया, और वो छोटू राम जी ने भी कहा था उस टाइम भी कि हे बोले किसान, तुम दो चीज़ सीख ले, एक बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान ले। जी जी जी, तो अब भी वो किसान की हालत तो वैसी ही है कि आज भी बोला ही है, उसको बता दिया गया कि ये जो कृषि कानून है ये तुम्हारे विरुद्ध है। हाँ हाँ, और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्हीं कृषि कानून के लिए सरकार को बाद में रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मैं मेरी लाइफ के एक इंस्टेंस से आपको बता सकता हूँ कि एक ज़माने में जब हम यंग थे जी, तो उस टाइम 1991 में मंडल कमीशन लागू हुआ, और उस टाइम अगर हरियाणा के नौजवान चाहते जी, तो चौधरी देवीलाल जो कई कम्युनिटीज़ हैं उनको मंडल ओबीसी में डाल देते। अच्छा जी, लेकिन उस टाइम के जो युवा हम लोग थे, हमने चौधरी साहब से ये बात कही कि जी मुश्किल से लोग चौधरी कहने लगे हैं, अब आप ओबीसी में डाल के हमें हमारी मुझसे नीची मत करवा देना। जी, और आज हमारे ही बच्चे मांग रहे हैं रिजर्वेशन, बिल्कुल, और आंदोलन कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में ये कृषि कानून के बारे में भी कुछ इस तरह का हो कि लोग डिमांड करें सरकार से कि हमें हमारा जो प्रोड्यूस है वो अपनी मर्जी से बेचने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, जबकि सरकार ने वो अधिकार दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही बड़ी घटना जो हमने उसके इतिहास में पढ़ी वो थी कि मोहम्मद अली जिन्ना को पंजाब से कान पकड़ के बाहर निकाला था। वो क्या घटना थी? आप कह सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर जी, मोहम्मद अली जिन्ना को पंजाब छोड़ने का जो सदर पंजाब थे उस टाइम, उन्होंने चौधरी साहब के कहने पे ऑर्डर कर दिया था। जी, तो इतने बड़े नेता को जो उस समय कांग्रेस भी उनको बड़ा नेता मानती थी, और जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा करवा दिया, कायम रोल है, और उस पंजाब के पार्ट से लाहौर से बाहर निकाल देना, पंजाब से बाहर निकाल देना, ये बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भगवान ने चौधरी साहब की जो उम्र है वो उतनी ही दी
कि वो भाखड़ा डैम का जो केस था उसकी फाइल को पूरा करते ही अगले ही दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर शायद 47 तक सर छोटू राम होते तो देश का बंटवारा शायद ना होता। शायद बिल्कुल भी। क्या घटना थी वो भाखड़ा नंगल डैम की जो अब भी चर्चा में है, अब भी उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध, आपसी मतभेद हो रहे हैं? चौधरी साहब को जब ये लगा कि हमारा जो हरियाणा का इलाका है, क्योंकि उस टाइम तो पूरा पंजाब ही था, पूरा पंजाब ही था बिल्कुल, लेकिन पंजाब का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है और खेती उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। हमारे हरियाणा में 20 साइड का है जो रोहतक साइड का, जो पहले रोहतक साइड का, हिसार का, बाकी रेवाड़ी का, महेंद्रगढ़ का, ये सारा इलाका पूरा का पूरा हरियाणा मान सकते हैं। तो यहाँ और पंजाब का कुछ पार्ट जी जहाँ पे पानी इतना नहीं था, तो उस समय हिमाचल भी उसी का पार्ट था। और बिलासपुर के जो राजा थे, बिलासपुर के राजा को ये अधिकार था कि वो जो सतलुज का जो पानी है उसका अधिकार बिलासपुर के राजा का था। तो चौधरी साहब बिलासपुर के राजा से मिले और उनके साथ अंग्रेज़ों को साथ में मिला के समझौता किया जी कि ये यहाँ पे जो सतलुज पे ये भाखड़ा नंगल डैम बनाया जाए और यहाँ से नदियाँ निकाल के सिंचाई के लिए ना केवल हरियाणा बड़े पार्ट को, पूरे पंजाब को, हरियाणा को, क्योंकि उस टाइम तो हरियाणा पंजाब एक ही था, राजस्थान को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इसमें से मतलब पानी का शेयर मिले। बिल्कुल। तो ये चौधरी साहब की देन है और आज हम ये इस इलाके को देख रहे हैं कि कितना हरा भरा, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इसी इलाके में सबसे ज़्यादा आया। और वो दिन भी सर छोटू राम जी की है। वो कौन सा दिन था जिस दिन सर छोटू राम अलविदा कह के गए थे इस दुनिया को? 8 जनवरी को भाखड़ा नंगल डैम की फाइल कंप्लीट की जी, और 9 जनवरी को उन्होंने आखिरी सांस लिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल पर आकर एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताया जिन्होंने मजदूर और किसानों के लिए अपना पूरा जीवन ही संघर्ष में बिता दिया और कैसे गरीबी से उठ के उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की, किसानों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी और अखबार के माध्यम से लेखनी भी लिखी। आगे भी हम रूबरू होंगे आपसे किसी अन्य शख्सियत पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी हस्ती के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। अपील क्या करना चाहोगे युवाओं को कि पढ़ना चाहिए? मैं युवाओं को एक ही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने या हमारे ऐसे लीडर्स ने बिल्कुल छोटी सी पृष्ठभूमि से उठ के और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा के और बहुत मेहनत करके और आगे बढ़े, उसी तरह से अगर आज के बच्चे भी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ वो हैं खूब मेहनत करते हैं और जो भी अपना गोल डिसाइड करते हैं उस गोल पे काम करते हैं तो कामयाबी तो ज़रूर उनको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।